डेक्कन प्रांत को इक्ष्वाकुओं से लेकर मौर्य, शातवाहन, विष्णुकुंडीन, वेमुलवाड़ के चालुक्य, काकतीय, रेचल्स, पद्मनायक आदि के राज करते समय लोग बिना कोई भेदभाव के संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, तमिल और हिंदी भाषाओं में स्वेच्छा से आपस में बात करते हुए जीते थे। उसके बाद बेईमानी सुल्तान ने इस जगह पर आक्रमण करके गुलबर्गा को अपनी राजधानी बना के पहली बार पर्शियन भाषा को अधिकार भाषा के रूप में प्रकट किया। उसके बाद सुल्तान कुतुब शाही और मुगलों ने इस प्रांत पर राज्य किया। मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह औरंगजेब के कार्यकाल के दौरान पहला निजाम मीर कमरुद्दीन खान पर्शिया से आए और सूबेदार का कार्यभार संभाला। औरंगजेब और उनके बेटों की मृत्यु के बाद 1724 में उन्होंने खुद को राजा प्रकट करके औरंगाबाद को राजधानी बना के शासन किया। उसके बाद दूसरे निजाम मीर अली खान ने हैदराबाद को राजधानी में बदलकर प्रजा से अधिक कर वसूल करते हुए ब्रिटिश लोगों से दोस्ती बढ़ानी शुरू की। उसके बाद चौथे निजाम मीर फखरुद्दीन अली खान के शासन के दौरान निजाम ने अपनी सेना अंग्रेजों की सेना में मिला दी और प्रजा को गुलाम बना दिया। ये गुलामी का फंदा पांचवें निजाम अफजल उद्दौला के शासन तक चलते चलते और कसने लगा। तब इस अत्याचार के विरुद्ध रामजी गौंड ने आवाज उठाई और जल, जमीन, जंगल का नारा दिया और सब में क्रांति की आग। इसे बर्दाश्त न करते हुए निजाम ने ब्रिटिश सेना से हाथ मिलाकर रामजी गौंड पर हमला करवाया। मुट्ठी भर अनाज के लिए लोगों ने मुट्ठियां खींची तो उन हजारों लोगों को एक ही पेड़ से लटकाकर फांसी पे चढ़ा दिया। तब से उस पेड़ को हजार फांसी पेड़ का नाम दिया गया। ये नरसंहार जलियांवाला बाग के सालों पहले हुआ था। इस घटना से लोग निजाम का नाम सुनते ही खौफ खाने लगे। बाद में छठवें निजाम महबूब अली खान के समय में लोग थोड़े निश्चिंत हो गए थे। सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हुए शांति से रहने लगे। हिंदू धर्म एवं संस्कृति को प्रोत्साहन मिला। अनेक भवनों का निर्माण हुआ, अनेक तालाब और नहरें खोदी गई। उनकी मृत्यु के 1 साल बाद मीर उस्मान अली खान ने आसफ जाही की उपाधि के रूप में गद्दी संभाली। उसका मानना था कि अल्लाह ने उसे इस्लाम फैलाने के लिए ही पैदा किया। 7वें निजाम के शासन के दौरान सारे मंदिर मस्जिदों में बदल दिए। सनातन धर्म में आग लग गई। इनके शासन में ही एक कट्टर इस्लामिक संगठन का गठन हुआ और बहादुर यार जंग की अगुवाई में तबलीगी फरमान लागू करके 12,000 गरीबों को जबरन मुसलमान बना दिया गया। बाद में कासिम रिजवी ने इस मजहबी आतंकवाद को जिहाद का नाम देकर कट्टरता की सारी सीमाएं लांघ दी। रजाकार उनकी सेना थी, क्रूरता उनका तरीका था, राक्षसत्व उनका आनंद था, निजाम उनका अवतार था। हुजूर, आपसे मिलने के लिए कैम्बल जॉनसन आए हैं। Please. Nice. Lord Mountbatten asked me to inform you in advance that in the upcoming days, the Indian independence is imminent. If you come to Delhi, he said that he would help you in talks with India. Are you agree with that? दिल्ली जाना हमारे वकार के खिलाफ, हमें किसी से भी मिलने की जरूरत नहीं। आपके जाने के बाद हमारी रियासत एक आजाद इस्लामिक मुल्क बनेगा, तुर्किस्तान, जिस पर असफ जाही की नस्लें हुकूमत करेंगी। स्वाधीनता की बेड़ी पर लाखों बलिदानों के बाद भारत को आजादी मिली थी और देश की जनता तिरंगा फहरा रही थी। लेकिन हैदराबाद संस्थान में तो 1946 में ही वरंगल किले में रहस्यपूर्ण हिंदुस्तान का झंडा फहराने वाले बत्तीना मुगलिया गौड़ रजाकार के गिरोह ने सिर काट वरंगल की गलियों में उसके खून को छिड़काया था। अभी भी यहाँ वंदे मातरम की आवाज निजाम के मुंह के नीचे कुचली जा रही है। आज भी यहाँ तिरंगा झंडा आग में जलाया जा रहा है। फतेह जंग नवाब मीर उस्मान अली खान साहब सब जाही सुल्तान का परचम बुलंद रहे। आपने बुलाया मुझे। सरदार पटेल ने खत भेजा है, लिखा है अगर हमने हैदराबाद को हिंदुस्तान में नहीं मिलाया तो अंजाम के जिम्मेदार हम। ये कल का पैदा हो खाने आखिर खाएगा। उन्हें जिनकी पीढ़ियां 224 सालों से हुकूमत कर रही है, जंग लड़ने की धमकी दे रहा है। उनकी इतनी औकात नहीं है। पहले वो अपना मुल्क तो संभाल लें, तब तक तो हम हैदराबाद को तुर्किस्तान बना ही सकते हैं इंशाअल्लाह। क्या हमारी रियायत तैयार है? नहीं हुजूर, उनके अंदर से आपका खौफ कम हो गया है। जगह जगह आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अयाज जो 100 की रखता है, उनकी इजाजत के बिना पेशाब तक करने को नहीं जाता है, उसे हम अपना निजाम कैसे गुस्ताखी माफ करो हुजूर। इतनी हिम्मत कहां से आई काफिरों में? इनको भड़काने वाले लोग आ गए हैं हुजूर। इंडियन ज्वाइंट मिशन, रामानंद तीर्थ के लोग जगह जगह इनके घरों में जा जाकर इन्हें भड़काते हैं और इन्हें कहते हैं कि हिंदुस्तान इनका मादे का वतन है और हम इनके दुश्मन। वो कहते हैं कि इनका तुर्किस्तान पाकिस्तान से भी बदतर होगा। अगर आप
अब भी इसी तरह चुप रहे तो असफ जाही की महान नस्लों की हुकूमत खतरे में पड़ सकती है। हमने 2 सदियों से ऊपर इन पर हुकूमत की है, इनका ख्याल रखा, फिर भी ये हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारी खिलाफत करते हैं। खुलेआम इन बागियों को फांसी दो, इस्लाम फैला, हर गली में मस्जिद तामीर करो, हर घर को इस्लामी रंग में रंग दो। हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मराठी जैसी जुबानों को तालीमी इदारे से बाहर फेंको, उनके माथा मत सब तोड़ दो। अरबी उर्दू पढ़ा, नाराए तकबीर का परचम ऐसा बुलंद करो कि रूह कांप जाए इन काफिरों की, तब समझ में आएगा। और तू क्या सिखा रहा देखो ये सिखाना चाहिए था, तू क्या सिखा रहा है? यहाँ सब उर्दू में पढ़ेंगे, दफन करो मराठी को, मराठी की समाधि होनी चाहिए, खत्म करो इन बच्चों को। जिसकी हुकूमत में सूर्य अस्त नहीं होता है, हमने उसे पश्चिम में अस्त कर दिया। लेकिन धर्म के नाम पर अखंड भारत को 2 टुकड़ों में टूटते हुए देख रहे हैं, और अगर हम इसी तरह से मजहबी अत्याचारों को नजरअंदाज करते रहे तो यह देश 565 टुकड़ों में टूट सकता है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। पटेल जी, नवाब मीर उस्मान अली खान तो पहले ही हैदराबाद को आजाद इस्लामिक रियासत घोषित कर चुके हैं। अगर हम धर्म की बात करें तो भारत से अलग होकर पाकिस्तान हमारे लिए परेशानी का सबब बना होगा। भारत में 88% हिंदू हैं, और अगर यहाँ एक और आजाद इस्लामिक मुल्क बन गया तो ये हिंदू और हिंदुस्तान के लिए खतरा है, और रियासतों की तरह हैदराबाद को भी हमें जल्द से जल्द विलय करना पड़ेगा। Although Hindus then annexed all the states, our insistence on Lord Mountbatten's initiatives led to a standstill agreement for a year. This agreement shall remain in force from today till 29th November 1948, 1 year time. टाइम दिया है या ले लिया? आला हज़रत सलाम कबूल कीजिए। माफ कीजिएगा, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है हम पर। जब से पाकिस्तान एक आजाद मुल्क बना है, उन पर कश्मीर समेत कई और मसला हावी है, और इसीलिए ये एग्रीमेंट का तुरंत में पकड़ाया जा रहा है। Indian Independence Draft Act 7. According to the decree, all domestic institutions should be merged in Hindustan. लेकिन आपके ब्रिटिश कानून के मुताबिक तो पाकिस्तान में भी मर्ज हो सकता है। निजाम साहब नहीं चाहते कि हम लोग पाकिस्तान के साथ जाएं। इसलिए हैदराबाद तयशुदा तारीख से पहले तुर्किस्तान बनना चाहिए।
It is not that easy. If you want an independent state, you need port. You should have membership in the Commonwealth. The majority of people of the state should want this monarchy. यहाँ पर हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, सब हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं। हाँ तो तादाद बढ़ाते, बाहरी मुल्कों से मुसलमान भाइयों को ले आते, तबलीगी फरमान के तहत मजहब बदलवा लेते हैं। यहाँ पर कोई भी हलचल अगर होती है तो द यूनियन ऑफ इंडिया को खबर हो जाती है, समझ। तो क्या कर लेंगे? जंग के लिए आएंगे, इंशाल्लाह आए उन्हें उनकी औकात दिखा देंगे हम। लेकिन हमारे पास नए हथियार भी नहीं। तो क्या हिंदुस्तान के पास है? जब तक वो कश्मीर के झगड़े में उलझे हुए हैं, हमें हथियारों का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। असद जाहिर सल्तनत के पास क्या नहीं है? पूरी दुनिया में हैदराबाद अपनी शानदार हुकूमत और इंतजाम के लिए जाना रहता है। जो इस शान को बरकरार रखने के लिए उनकी करेंसी भी यहाँ बंद होनी चाहिए। उनकी सेना हमारी सरहद की पार कर पाए। रिजवी साहब, रिजवी ने कहा एक एक लफ्ज सही है। हमें किसी के सरपरस्ती की जरूरत नहीं है। एड्रेस हथियारों के लिए अपने आदमी चेकोस्लोवाकिया लंदन भेजो। सिडनी कॉटन ब्रिटिश पायलट है, उस पर कोई शक नहीं करे। उसकी मदद से वारंगल के मामूल एयरपोर्ट पर हथियार मंगवाई जा सकती है। हाँ जी हुजूर, पाकिस्तान इस वक्त माली तौर पर काफी तंगी से गुजर रहा है। अगर हम उसकी मदद करें तो वो भी हमें हथियार दे सकता है। अगर जंग हुई तो वो हमारे साथ भी देंगे। उन्हें फौरन 20 करोड़ रुपए भिजवा दी जाए। नवाज, नए मुल्क की तामीर में जो जो जमीनी सरहदी जरूरतें हों उनका इंतजाम करो। बंदरगाह के लिए पुर्तगालियों से गो खरीद की। माउंटेन माउंटबेटन की मदद से कॉमनवेल्थ के मेंबर हमें शामिल कराने की बात करो। ओके निजाम साहब। निजाम साहब, मैंने आपसे बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहता हूँ। प्लीज अगर इजाजत हो तो। जी जी हुजूर। अल्लाह हाफिज चट्टारी साहब। हाँ, हुजूर, अगर आप चाहें तो पाकिस्तान से यूनाइटेड नेशंस को जाने वाले लायक अली को अपना वजीर आजम बना सकते हैं। दुनियावी तौर पर हमारी मुहिम और भी मजबूत हो जाएगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह का शुक्र है। अब हमारा ख्वाब दुनिया के हर परचम पर चांद तले करना है। फौज मेरे हाथ में है और ताकत आपके पास, और अब हैदराबाद पे हमारा इख्तियार है। वैसे हमारी रियासत ने 20 करोड़ रुपए दिए हैं पाकिस्तान को। आपके दोस्त जिन्ना क्या देने वाले हैं हमें इसके बदले में? हमें पाकिस्तान से पूरी मदद मिलेगी। कश्मीर मसले का हल होते ही सारी पाकिस्तानी फौज यहाँ आ जाएगी। वैसे हमारी फौज के क्या हालात हैं? दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्कों से कई सारे मुस्लिम हमारी मदद के लिए यहाँ आ रहे हैं। हमने अब तक 10,000 से ज्यादा करीब हिंदुओं को मुसलमान बनाकर फौज में प्रमोट किया है, और जिन इलाकों में हिंदुओं की तादाद शामिल होने की तरह कर छुड़वाया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो निजाम का ख्वाब और हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और हैदराबाद तुर्किस्तान बन जाएगी। क्या बोल रही हो तुम? सरकार जमींदार के पास साहब के कान है, बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है। फिर भी अगर उसने सुन लिया और मुझ पर कोई कर डाल दिया तो मैं कहाँ से चुकाऊंगी? कहाँ से चुकाऊंगी? मेरे पास अब कुछ नहीं है। लड़की हुई है। निजाम की आड़ में कहीं वो रजाकार इसे बर्बाद न कर दे। मैं इसे ऐसी जगह भेज रही हूँ जहाँ कोई जमींदार इसे अपनी जायदाद समझ के भी छोड़ ना सके, जहाँ कोई पट्टेदार रजाकार इसको बलात्कार न कर सके। इसे अवॉइड करके इसे नाले में ना फेंक दे, इसे नोच के खा न जाए। वहाँ भेज रही हूँ इसे। ये बाप में माजिद ये मेरे पहले औलाद। कैसा बाप? इसे उन भेड़ियों के सामने तू छोड़ दे और कल को वो बच्चे को फाड़ खाएंगे। क्या ये बाप नहीं होगा? क्या सबका भाग्य एक जैसा होता है? याद होगा क्या सबका भाग्य एक ही है? कुछ भी नहीं बदलता। हमारा भाग्य बनने का मेरी इच्छा कब की बन चुकी है। मेरी दादी को लगता था मेरी माँ का भाग्य बनने का, मेरी माँ को लगता था मेरा भाग्य बनने का, और मैंने सोचा था मैं इसका भाग्य बन लूंगी। लेकिन तुझसे भी बदला। मैं इस बच्चे को इन जानवरों के बीच नहीं रखना चाहती। इसे डर डर के जीनी पड़े ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहती। इसलिए मैं इसी वक्त इसे मार डालूंगी।
से मुक्त करना चाहती हूँ। क्या हुआ यानी? लगता है तुम्हारी बहू को बच्चा हुआ है। ये बताओ, लड़के का महसूल अदा करोगी या फिर लड़की का? लड़की पैदा हुई थी लेकिन मर गई। ऐसा क्या? लड़की वाला कर चुका था उसकी भैया तभी। हाथ में है तेरी तेज तेज हंसियां, हाथ में है तेरी तेज तेज हंसियां, साथिया फसल काटने आऊंगी, साथिया फसल काटने आऊंगी, चांदनी की अयो, अम्मा। रोशनियां। ये काम खत्म हो जाए तो धान जमींदार क्या भेज देना। अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल मैं जमींदार को क्यों दूं? खेत जमींदार का है तो फसल भी उसी की भी ना। ये उत्तम राजू का खेत है, बटाई में लेकर इस पर फसल उगाई है, और अब ये जमींदार की कैसे हो गई? इस इलाके में जितने भी खेत हैं सब जमींदार के हैं। अगर तू ज्यादा बड़बड़ करेगी ना तो इज्जत और जान दोनों जाएगी तेरी। अच्छा, तू मुझे डरा रहा है? अपनी फसल का एक दाना नहीं दूंगी, तुझे जो करना है कर ले। सट्टी साली हरामजादी, तू हमारे सामने आवाज ऊंची करेगी तेरी तो। सच्ची बोलता है हरामजादे। मेरे खिलाफ बोलेगी तुम? मार डालो। सही कहा, यहाँ जितने भी लोग हैं सब एक ही हैं, लेकिन तुम नहीं हो, समझे? तुम निजाम की वो कठपुतली हो जो उसी के इशारे पे नाचते हो। हम जमींदार हैं। जमींदार का मतलब लोगों की मेहनत की कमाई से अपनी कोठियां बनना नहीं होता, बल्कि उनका सहारा बनना होता है। दिन रात शराब के नशे में नई नई लड़कियां खोजते हो, गरीबों और औरतों की भीड़ में गोली मारते हो और खुद को जमींदार कहते हो। जमींदार का मतलब लोगों के साथ रहना होता है, सुख दुख में शामिल होना होता है। लेकिन तुम्हारे गले में तो निजाम का पट्टा पड़ा है। एलम्मा के लिए मैं 60 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ। एलम्मा के राज को अगर तुमने हाथ भी लगाया तो तेरे हाथ काट डालूंगा। हमारे गांव के मामले में दिखा देगा। सर्च करें पैरी मैच, दुनिया का नंबर 1 गेमिंग ऐप। एंजॉय करें 5000 से ज्यादा स्पोर्ट्स, स्लॉट्स और लाइव कैसीनो गेम्स। #1 रेटेड ऐप जहां है बेस्ट VIP ऑफर्स और सबसे तेज विड्रॉल्स। अभी साइन अप करें, यूज करें फिल्म प्रोमो कोड और पाए धमाकेदार 500% वेलकम बोनस 1 लाख तक। पैरी मैच के साथ जीत के त्योहार का आनंद लें, अभी खेलें। जमींदार, अगर इनकी तरफ आंख उठा के भी देखा तो देखने के लायक नहीं छोड़ूंगा। जा। एलम्मा, जहां मत करे वहां भी चौक डाला। सारी बोरियां लाद दो बैलगाड़ी में। तुम लोगों का डर ही इसकी ताकत है। राजा रेड्डी, उठाओ बोरियां। राजा रेड्डी, तुम दोनों को हिरासत में लेते हैं। आखिर क्यों? एक गरीब किसान की मदद करने के जुर्म में? नहीं, जमींदार का लाख रखने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करते हैं।
मेरा खेत है। बहुत पहले ही तो राजू ने मुझे बेच दिया था। कागजात भी मेरे पास है। ये खेत जब तपती धूप में हल चलाना था तो लंबा का था, बीज बोना था तो लंबा का था, रात भर जाग के सिंचाई की, रखवाली की, तब भी लंबा का ही नाम था। अब जब फसल पक के हाथ में आई तो नाम बदल गया। खेत जमींदार का हो गया। जहाँ के निजाम ने मजहब का चश्मा लगा के आके भूख लियो, वहां तो न्याय की भी कर दे। देखो नरसिम्हा रेड्डी, न्याय और न्याय की बातें कोर्ट में जाकर करना। साहब आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, पटेल साहब को छोड़ दीजिए। आप चाहे तो पूरा हाथ ले जाइए। चिंता मत करो, ये फर्जी कागज दिखा के गिरफ्तार कर रहे हैं, कितने दिन अंदर रखवाएंगे मुझे? रामचंद्र रेड्डी, मुझे पता है बाहर कैसे निकलना है और बाहर आके क्या करना है वो भी पता है। खबरदार मेरे यहाँ से। साहब नहीं साहब, मुझे छोड़ दीजिए। साहब मुझे छोड़ दीजिए। साहब पटेल जी, चार लोग तेरे पीछे खड़े हो गए तो अपने आप को लीडर समझने लगा। लोगों को अपने पीछे रख के कोई नेता नहीं बनता ऋषि, लोगों को साथ लेके आगे बढ़ने वाला ही नेता होता है। अगर उनके नेता को भी मार दिया जाए तो सुनो लम्मा, जमींदार, पट्टेदार, जागीरदार, ठेकेदार और पुट्ठेदार, ये सब निजाम साहब के वफादार हैं, समझी? तुम उनके खिलाफ जाओगे और हम तुम्हें छोड़ देंगे। यहाँ परेशानी है ये तो रातों रात 60 मील चल कर आ गया है। ये नरसिम्हा रेड्डी, इसके कानों में पत्थर डालो। से बगावत करोगे तो जान जान होगा। चला दो इन सबको। वो जानते हैं नेताओं के आगे आने से आंदोलन और मजबूत हो जाएगा, इसीलिए वो नेताओं को मार रहे हैं। हाँ बिल्कुल पटेल जी, आशा शाही के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा या जो भी उनकी सरकार से सवाल करेगा उसे या तो कैद मिलेगी या मौत। ऐसा उसने जनता में खौफ फैला रखा है। मराठवाड़ा में लोगों का सहारा बन रहे हैं। पटेल भीमराव की गर्दन देख कर उन्हें आधे जीवित अवस्था में ही जलाकर मार दिया गया। और यह आज से नहीं है, 1857 क्रांति में निजाम के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ गए। तुर्रेबाज खान को पहले मारा गया, फिर उसे घोड़े के पीछे बांधकर 100 किलोमीटर तक घसीटा गया था। ऐसे खिलौने अत्याचार कईयों के साथ हुए। बहुत सारे नेताओं को जेल में रखकर तरह तरह से यातनाएं दी गई। करों का बोझ डालकर गरीबों पर अत्याचार हुए। जब लोग बरकटे परिंदों की तरह असहाय हुए और थर थर कांपने लगे तब उन पर तब्लीगी फरमान लागू किया गया। ये जमीन हमारी है, ये बादशाहत हमारी है। यहाँ से हमारे मजहब को मानने वाले ही रहेंगे। अगर हिंदू इस्लाम कबूल करता है तो रज़ाकार बनेगा, करता है या बगावत करता है तो वही के वही मार दिया जाएगा। क्यों बेटा, भूख लगी है? दूध पिएगी? चला ये लो, इसे दूध पिला। सरकार,
तू हिंदू पैदा हुआ यही तेरी गलती है। इस्लाम कबूल कर ले, जिंदगी जन्नत हो जाएगी। तबलीगी फरमान के हिसाब से मुसलमान बनोगे तो जिंदगी समझ जाएगी। घर में खाना आएगा, नहीं तो हर रोज कोई ना कोई मरेगा और हर घंटे किसी की इज्जत नीलाम होगी। लेकिन हमारा धर्म क्या है? तेरा धर्म क्या है? तेरा धर्म इस रियासत में बस एक ही मजहब होगा और वो इस्लाम होगा। यहां निजाम की हुकूमत है, समझ गए? तो ये लोग बातों से नहीं मानने वाले, इनको अपने हाथों से अल्लाह याद करना। देखा तूने? ये चुटिया और धोती को देखकर तेरी कोई नहीं सुनेगा। उस छोटी को काट के अगर टोपी पहनेगा, लोग तुझे देख के कांपेंगे। मंत्रों को छोड़ के कलमा पड़ेगा तो तेरी इज्जत बढ़ेगी इंशाअल्लाह। इसकी चोटी का मुसलमान, ये कपड़े क्यों है? अस्सलाम वालेकुम खान साहब, बुर्का पहनने का आदर डाल दो। क्यों तकिएगा? इस्लाम में बदल जाना चाहिए और घर से अल्लाह अकबर की आवाज आनी चाहिए और वो निजाम तक पहुंचनी चाहिए, समझ गए? वो गाय पकड़ के ला रहे, आज रात को बिरयानी खाएंगे। जान गवाते सर कैसे, शिकारियों को रोके कैसे, आंखों में भरे आंसू खून के।
इस समय हमें बल का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि बुद्धि का करना है। एक साथी को जगाओ, उनके अंदर क्रांति की ललक जगा दो, उन सबको एक करके उन सबके भीतर प्रतिघात की ज्वाला जगाओ। पहले उठे जो इन रजाकारों के अत्याचार के शिकार हुए हैं, हम सब उनके साथ हैं, ये विश्वास दिलाओ, उनका शुद्धिकरण करवाओ। बैठकर पूजा करेंगे। खुलेआम 400 लोगों के साथ हवन करेंगे। मैं आपको साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं। शरीर को मार सकते हो, आत्मा को नहीं। हिंदू धर्म हमारी आत्मा है तो उसे नहीं मार सकते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आपको पता है हैदराबाद रियासत
और भारत के बीच स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी तो है ना। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को उन्होंने बहुत पहले ही दरकिनार कर दिया था नेहरू जी। उनकी मंशा कभी भी साफ नहीं थी। हैदराबाद को तुर्किस्तान बनाना चाहते हैं और जिसकी कमान रिजवी ने संभाल रखी है। हाँ पंडित जी, हैदराबाद को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए रिजवी ने कौन कौन से उपकरण नहीं किए? हमारे पास पर्याप्त सबूत भी नहीं है और उतना ही नहीं, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के रहते हमने उन्हें जो समय दिया है उससे पहले हमें कोई कदम उठाए तो यूएनओ हमसे सवाल कर सकता है। इसलिए जल्दबाजी में हमें कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए। मैं खुदा का पार्षद हूं, मैं बानबनती हूं, मैं कुफ्र का जल्लाद हूं। आइए बेगम, आइए बैठिए, हमारी नज़रदारी हो चुकी है। माफी आला हजरत, उन कागजों में जो लिखा है आपको लुत्फ दे रहा है, पर जो इसमें है वो तकलीफ देने वाला है। क्या है इसमें? बगावत। कौन कर रहा है? काफिर? सिर्फ काफिर ही नहीं, कुछ मुसलमान भी हैं। कम बात, डरते हैं काफिरों से। डरना तो हमें भी चाहिए। असफजाई की नस्लें कभी फिक्र नहीं करती। इंशाअल्लाह जिस रोज दुनिया के नक्शे पे हैदराबाद एक नया मुल्क तुर्किस्तान बन के कायम होगा, ये सब दुनिया सलाह ठोकेंगे, तब तुम फिक्र नहीं फक्र करोगे अपने निजाम पर। हुजूर, आपसे दोहरा साहब मिलने आए हैं। कौन दोहरा? क्या सब गुलाम है? बोलो उस कुत्ते का बाहर इंतजार करें। क्या है? आपके दर्शन के लिए आए थे हुजूर। कर लिया? ये मैंने काफिरों के यहाँ से मंगाया, खास आपके लिए तोहफा कबूल कीजिए। अच्छा, अंदर बच्चन। ठहरो, ये क्या है? आप बेशकीमती नजराने लेते हैं तब लोगों से मिलते हैं, आप इसकी कदर नहीं समझेंगे। हिंदू औरतें इसे अपने शौहर की सेहत और सलामती के लिए पहनती हैं। उन्हें हमारे रिवाज नहीं पता है। रियाया चाहती है कि आप बस सलामत रहें। आज तुम हमारी मान मर्यादा लूट सकते हो। एक दिन तुम्हारी अत्याचार का अंत सही होगा। जय अम्बे बिहारी। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के रहते हमने उन्हें जो समय दिया है उससे पहले हमें कोई कदम उठाए तो यूएनओ हमसे सवाल कर सकता है। डॉक्टर साहब, हम उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। उन्हें कुछ दिनों के लिए देहरादून ले जाने की सोच रहे हैं। यस मैडम। ऐसी स्थिति में ये सब पटेल जी को नहीं पता चलना चाहिए। अल्लाह हज़रत, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कोई खास वजह? एक खिलौना था हमारे तुर्किस्तान के बनने में, वो भी बिस्तर पे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है।
वो सीख जाएगी। मामा जी वो मुझे परेशान कर रहे हैं। मामा जी बचाना मुझे मामा जी। छोड़ दो। तू ही से बचाएगा। आजकल में बनने वाला है तू क्यों इस लफड़े में पड़ रहा है? रास्ते से हट कर मुझे। सांप वाले तो गांव को कब्रिस्तान बना देंगे। कब्रिस्तान गुलाम बनकर रहने को कहा था, लेकिन तुम लोग बगावत करता है। एक भी मर्द नहीं बचना चाहिए। मार डालो सबको। छुट्टी मर्दों को मारे। आप जल्दी चल 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 चल। सब लोग इधर आओ। क्यों रे? बस इतने ही आदमी थे इस गांव में, बाकियों को कहां छुपा दिया? बताओ कहाँ हैं तुम्हारे सारे मर्द? ये लोग शराब बस्ती पूछने पर नहीं बताएंगे रिजवी साहब। हमें अच्छी तरह पता है इनका आपको कैसे घुमाना है। सिर्फ गुजरातपल्ली में नहीं मिलेंगे। गोकर्ण, पंतंगी, डैडी भाभी, जयका सर, आसपास के सब गांवों में जाके ढूंढो। जहां भी मिले वही पर मार डालो, लेकिन उनकी लाशों को घसीट कर यहाँ लाओ और इस कुएं में डाल दो। सब जगह ढूंढो। की ख्वाहिश को अब तुम लोग पूरी करो। इस गांव के अब सारे मर्द मर चुके हैं। जो औरतें बची हैं वो बेवा हैं। अब उनसे निकाह करो और बच्चे पैदा करो। इससे हमारा खानदान बढ़ेगा। ऐश करो और हमारी तादाद को बढ़ाओ। जाओ।
जीत का एक मात्र त्योहार पैरी मैच पर वापस लौट रहा है और ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। अत्यधिक ऊंचे दाम, बड़े इनाम, शानदार उत्सव। पैरी मैच के साथ जीत के त्योहार का आनंद ले। खेलो अभी। दीवार पर लहरा रहा होगा, लेकिन अफसोस है कुछ मुसलमान इंसानियत के नाम पर हमारे मजहब के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अगर कोई भी मुसलमान उनके खिलाफ बगावत करके उन काफिर हिंदुओं की मदद करेगा तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। मेहनत करोगे तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं भाईजान। हे मोहित खान, उधर देखो, वही है सोईमुल्ला खान। ए साले, एक मुसलमान होकर निजाम के खिलाफ उल्टा सीधा लिखता है। तेरी हिंदी हिम्मत। सच लिखने वाला ही सच्चा जर्नलिस्ट होता है। अगर तुम इन तलवारों से जर्नलिस्ट को डराओगे तो इस जर्नलिस्ट का पेन तलवार से कम नहीं है। रिजवी साहब ने सही कहा था, निजाम साहब से डर नहीं लगता। नमाज पढ़ने वाले हाथ और कलमा पढ़ने वाले बस सच्चाई से डरते हैं, निजाम से नहीं। और अगर कोई निजाम के खिलाफ लिखता है तो उसका हाथ उसके बाजू से अलग कर दिया जाए। हमें किसी धर्म से नफरत नहीं सिखाता है, मोहब्बत और इंसानियत सिखाता है। अगर कोई निजाम के खिलाफ बोले तो उसकी गर्दन काट दी जाए। जो भी लोगों के बीच में निजाम के खिलाफ जहर बन रहा है उसे खत्म कर दिया जाए। भाईजान को मार डाला। तुम्हारी रस्सी हमें मार हो सकती है लेकिन हमारे विचार को नहीं। अखंड भारत को स्वतंत्र होने से ये 6 फुट की रस्सी हमें नहीं रोक सकती। गोलियां, फांसियां इनकलाबियों के कहने हमारे प्राणों की आहुति से क्रांति के लिए मगर और भी तेज होगी। अगर निजाम की तलवार गले पे भी क्यों न रखी हो, फिर भी हमारा ये जयघोष रुकना नहीं चाहिए। हमें हैदराबाद के भाग्य से गाली पोश नहीं होगी और हमारा यही निर्णय हैदराबाद को भारत मां की गोद में रख पाएगा। जब निजाम की सांसें रुकेंगी तभी हैदराबाद चैन की सांसें ले पाएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि निजाम शाही का खात्मा हो। निजाम को मार डालेंगे, मार देंगे, मार देंगे, मार डालेंगे। हम इनकलाबियों को भी मरने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं तैयार हूं, मैं भी तैयार हूं। अपनी प्राण की भलाई के लिए हम अपने प्राणों की बाजी लगा के उस निजाम को मार डालेंगे। सुनो नारायण स्वामी, तुम बैजवाड़ा जाके ये खबर और ये तस्वीर अखबार वालों को दे देना। निजाम को मारने की योजना हमारी थी और निजाम को हमने ही मारा है और उसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है। ये खबर अखबार में आ जानी चाहिए। निजाम हर रोज शाम को 4 बजे किंग कोठी से दारू शफा जाता है। ईश्वरीय, तुम यहाँ ग्रामर स्कूल के पास रहना। कन्हैया, तुम इस किंग कोठी चौरस्ता के पास रहना और मैं और सेट स्कूल के पास रहता हूँ। वो निजाम कन्हैया को पार करके मेरे पास आते ही मैं बॉम्ब डाल दूंगा। मुझसे बच के आगे जाएगा तो ईश्वरी, तुम्हें बॉम्ब फेंकना होगा। पीछे जाएगा तो कन्हैया तुम बॉम्ब फेंकना। इस तरह हम तीनों में से किसी न किसी के हाथ से वो निजाम मरेगा।
हिंदू है साहब। पानी दो इसे। निजाम साहब पर बम फेंकने की जरूरत की। तुम दूसरे मुल्क से आके हम पे जुल्म करने की जरूरत कर सकते हो, फिर हम तो यहीं पैदा हुए हैं। पकड़े जाने का डर नहीं लगा तुझे? हम क्रांतिकारियों को डर नहीं लगा। हमने जो कुछ किया उसका हमें गर्व है। हमने सोचा भी नहीं था कि हिंदुस्तान इतनी घटिया हरकतों पर उतर आएगा। सरदार में खुलेआम आपका मुकाबला करने की कुव्वत नहीं है, इसलिए ऐसे आपको मारना चाहता है वो। ये उनका खुद का प्लान था और उनके पीछे कोई नहीं है। नहीं जनाब, जरूर उनके पीछे कोई ना कोई है, नहीं तो उनके पास हथियार कहां से आते? जरा सोचिए, अगर ये बात बाहर गई कि हमारी हुकूमत पर हमला हुआ है तो यहाँ की भेड़ बकरियां भी हमें खाने को आएंगी। माफ कीजिएगा जनाब, लेकिन आपका बंदोबस्त दुरुस्त होना चाहिए था। आप आराम फरमाइए दोस्तों, हम आपसे बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। किसके लिए कर रहे हैं आप ये सब? आपके दोनों बेटे आपसे राजी नहीं है। एक ने अपना ओहदा छोड़ दिया, दूसरा लंदन चला गया। आप उस रियासत के लिए लड़ रहे हैं जिसका कोई वारिस ही नहीं बचा है। वारिस नहीं बचा? हमने अपने पोते मुकर्रम को 8वां निजाम मुकर्रर किया है। आपने अपना वारिस चुन लिया, ठीक है, लेकिन आज आपकी निजामशाही पर खतरा बढ़ गया है। घरों में चला जाता है, अब कहाँ से लाए? क्या करें बताओ? हमारा राज रेडियो के खिलाफ गया था ना, तो आज सुबह से नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं कहाँ क्या होगा। सुबह मुर्गे की कुकरूक करते समय मैंने देखा था, जल्दी में कहीं जा रहे हैं। अगर वो सुबह सुबह निकला है तो कोई आवश्यक कार्य से ही गया होगा। क्या हुआ? सब लोग शांत क्यों? उन रजाकारों को फिर से कोई कर भरना होगा। अभी तो डोरा पीट के गया है। हम कोई कर नहीं भरेंगे, जो भी आएगा देख लेंगे। क्या उनके खिलाफ जाना ठीक होगा बेटा? हाँ बेटा, घर में अनाज नहीं है, हाथ में हथियार नहीं है, कैसे मुकाबला करेंगे उनका? हम मटके में मिर्ची और ज्वार मिलाकर खाने वाले लोग हैं, हमें ताकत की कमी है क्या? मुट्ठी भींच कर छाती पर एक मारेंगे तो उसी से ढेर हो जाएंगे वो। सही फरमाया राज रेड्डी। हंसियां हाथ में लेकर एक बार कमर झुका दे तो 100 एकड़ काट के रख देते हैं। ऐसे में उनकी गर्दन नहीं काट सकते? ये हुई ना बात, देखा हमारे बहन का आक्रोश। सुनो भाई बल्ला, इस लट से जब मार पड़ती है ना तो भेड़िए तक दबा के भागते हैं। तो ये रज़ाकार क्या चीज है? दांत भींचते हुए जब हम इसे जोर से फेंकते हैं तो 7 खेतों के आगे की चिड़िया भी गिर जाती है। तो इन रज़ाकार को नहीं मार सकते, इनका दम भी देख लेंगे। जिस लट से जब उन्हें मारेंगे तो उनका साथ कट जाएगा। जिससे हम काम करते हैं वही हमारा हथियार बनेगा। इस सूर्य का यह हथियार दुश्मन का गला लेने का। इस रात की गुलेल से जब हम उनकी छाती पर वार करेंगे तब निजाम का पैजामा उतर जाएगा और उन रज़ाकारों को मार कर उनके समाधि बनाएंगे। उनकी बंदूकें काम उठेंगी और रज़ाकारों का पेशाब निकल जाएगा। वो लोग अगर मारना चाहते हैं तो बहुत क्या होती है ये हम दिखाएंगे। जीतने के लिए जो लड़ते हैं उसे युद्ध कहते हैं, जीने के लिए लड़ेंगे तो वो क्रांति कहलाएगी। उस निजाम के अत्याचारों को कुचलने के लिए इस बैरमपल्ली गांव को मिसाल बनना होगा। यही हमारी क्रांति है और यही हमारा युद्ध।
नहीं होती तो फूट फूट कर रोती। इसलिए चम्मच से देसी शराब की बूंदे मुंह में डाल के सुला दिया। बच्ची अब होश में नहीं है। गले से बहुत भूख लगी थी तो खेत में से मिट्टी उठा के खाया था। ये लगा करके भी अगर हमारे गांव में धमा कर देंगे। इतने दिन में कहीं नहीं गया गांव में, किसी के घर में एक दाना नहीं बचा नाच का। वो हम लोगों के साथ क्या करेगा मैं नहीं जानता। कुछ भी करो, कोई ना कोई फैसला लो। राज भाई, इस निजाम के कानून को तोड़ेंगे तो कोई हमें मुट्ठी भर अनाज भी नहीं देगा। मरना तो एक दिन सबको है, गांव की सीमा पार कर। हाँ राज बेटा, मरना तो सभी को है, गांव की सीमा पार करेंगे। उन रज़ाकारों से लड़ते हुए भले ही प्राण त्यागते हैं, लेकिन हमें भूख से नहीं मरना। मैं बाहर जा रहा, अधिकारियों से मिलकर निजाम के कानून को वापस लेने के लिए कहूंगा। सब लोग संभल कर रहना, वो रज़ाकार रात बिरात कभी भी गांव में घुस सकते हैं। तुम संभल के जाना राज भाई, इस गांव की रखवाली हम करेंगे। राज रेड्डी ने बहिरानपल्ली पर प्रतिबंध हटाने के लिए भुवनगिरी के डिप्टी कलेक्टर आसिफ भाई से आज सुबह मुलाकात की। कलेक्टर साहब ने बोला कल तुम्हारा काम कर दूंगा, आज यही रुक जाओ। ऐसा कह के उसे रोक दिया। गांव में कोई हिम्मत वाला मर्द नहीं बचा है, हमला करने का अच्छा वक्त है। सुनो रे, रज़ाकार आ रहे हैं, उठो जल्दी। कलेक्टर साहब रज़ाकार बनना चाहते हैं, इसलिए बहुत खुश हो रहे हैं। ये लो हाथ से बाहर। उठो, सब उठो। इसे बाहर मारो, हाथ से बाहर मारो। बर्दाश्त करेंगे पटेल जी? अरे आवाज उठाने वाले का गांव फूक देते हैं रज़ाकार, और हम यहाँ बेबसों की तरफ बहकर मैं खुद गया था वहां। और भी स्पाइलेस पटेल जी, ये झंडा अगर किसी ने भी लहराया तो उसे वही खत्म कर दो। ऐसा निजाम शासन ने हुक्म जारी किया है। चाहे अगर हमारी जान भी चली जाए, हर हाल में भारत का झंडा लहराएंगे। जब वो झंडा फड़फड़ाएगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी का साहस बढ़ेगा। वंदे शरीर के लिए नासूर बन जाता है, वैसे ही ये घाव राष्ट्र के लिए नासूर बनता जा रहा है। हैदराबाद अखंड भारत का हृदय है। ये मजहबी आग कोड़ की तरफ फैलती जा रही है। इससे पहले कि ये जहर राष्ट्र की सुख शांति को भस्म कर दे, इलाज तो करना ही पड़ेगा। दिल्ली अब हैदराबाद से चीखे नहीं, वंदे मातरम का जयघोष सुनना चाहती है। मैं अपने हैदराबाद को
शमशान नहीं बनने दूंगा। सेना बुलाई हैदराबाद को मुक्त कराएंगे, किसी भी कीमत पर, किसी भी मायने, किसी भी। निजाम के शासन में अराजकता चरम पर है, कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है, रज़ाकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं है और वो हिंदुओं को मार रहे हैं। स्टैंड स्टिल बिल भी निजाम ने बार बार तोड़ा है और इसका पर्याप्त सबूत भारत सरकार के पास है। इसलिए हमने तय किया है कि हम पुलिस कार्रवाई करेंगे। वो एक स्वतंत्र रियासत है जो कि 224 साल पुरानी राजशाही, आप उस पर अचानक हमला करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? और फिर बिना मुझे विश्वास में दिए काउंसिल की परमिशन के बिना पार्लियामेंट में यह सवाल कैसे उठा सकते हैं? सरदार जी, नेहरू जी, यदि नियमानुसार देखा जाए तो आपका कहना बिल्कुल सच है, लेकिन अगर पटेल जी ने निर्णय नहीं लिया होता तो हमारे एग्रीमेंट के बाद चाहे कुछ भी कर लेते, ये हैदराबाद पूरा कब्रिस्तान बन जाता। पटेल जी जो भी निर्णय लेते हैं सोच समझ कर ही लेते हैं। मैं भी पटेल जी के निर्णय का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। मेनन जी, आप इतने आवेश में मत आइए। आला हजरत, हिंदुस्तान से गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी ने पैगाम भेजा है। वो चाहते हैं आप रज़ाकारों पर पाबंदी लगाएं, साथ ही वज़ीर आज़म लायक अली खान साहब को भी बर्खास्त करें और अमन सुकून कायम करने के लिए हिंदुस्तानी फौज को सिकंदराबाद में ठहराने के जरूरी इंतजाम किए जाएं। हिंदुस्तान हमें जंग की धमकी दे रहा है। हिंदुस्तान इतना बहादुर फौज के साथ आता, इस तरह की बतौलेबाजी के साथ नहीं। अगर हिंदुस्तान ने हम पर हमला करने की जरूरत की तो पाकिस्तान अहमदाबाद और दिल्ली में बमों की बौछार कर देगा। आला हुजूर, उनकी फौजें हमारे मुजाहिदों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारी फौज जिहाद के लिए लड़ती है। आप भरोसा कीजिए हम पर। हम इस्लाम के इतिहास में आपके इस परचम को झुकने नहीं देंगे। अगर खुदा ने चाहा तो दुनिया के इस नक्शे में पाकिस्तान का नाम अव्वल होगा और उसके बाद तुर्किस्तान चमकता हुआ दिखेगा। सर, खबर मिली है कि नेहरू जी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। हैदराबाद के मामले में कोई गलत कदम न उठाएं, वो ऐसी हिदायत देकर गए हैं सर। मेनन सर, राजेंद्र सिंह को कहो कि कश्मीर में हमारी फौज को टुकड़ों टुकड़ों में दिल्ली भेजे और दिल्ली से हैदराबाद। हमारी सेना छोटी है लेकिन हमारा संकल्प नहीं, हमें हैदराबाद को बचाना है और कश्मीर पर भी ध्यान रखना है। अल्लाह हजरत, कम से कम जंग में होने वाले अपनों के नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल हम असफजाई का खजाना लंदन भेज रहे हैं। रिजवी साहब, बैठिए। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। राजप्रतिनिधियों का सत्कार करना हमारी परंपरा है। बैठिए, बैठिए हुजूर। कहिए, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? असफजाई की नस्लें किसी मदद की मोहताज नहीं है। वो शमशीरों के बलबूते पे अपनी हिफाजत करना जानती है। मैं बस आपको ये बताने आया हूँ कि जब तक आसमान में चांद और तारे रहेंगे तब तक हैदराबाद इस्लाम और निजाम का रहेगा। अगर हिंदुस्तान बाकी रियासतों की तरह हमारी रियासत में दखल अंदाजी करता है तो ऐसी आंधी उठेगी कि कौन करेगा आंधी? निजाम या जनता? हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का करार तोड़ रहे हैं। शुरुआत किसने की? पाकिस्तान से अपनी दोस्ती निभाने के लिए जनता के 20 करोड़ उन्हें दे डाले। जर्मनी से चोरी चोरी हथियार खरीदे, पुर्तगाल से गोवा खरीदने की तैयारियां शुरू कर दी। भारतीय यूनियन को लंदन में बदनाम करने के लिए लाखों रुपए फूंक डाले। भारतीय करेंसी को हैदराबाद में बैन कर दिया। धर्म परिवर्तन के नाम पर लाखों को मार डाला। कन्नड़, तेलुगु और मराठियों के गांव जलाने में तुम नहीं थे। शुरुआत आपने की। पटेल साहब, 1,24,00,000 हिंदू रहते हैं हैदराबाद में। अगर आपकी फौज ने कदम भी रखा ना तो लाशों के ढेर लग जाएंगे। चिता जलाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी।
हिंदुओं की चिंता आप हम पर छोड़ दें। और हाँ, आपके निजाम की भी बीवियां हैं, बच्चे हैं, भाई बंधु रिश्तेदार हैं, और आपकी भी दो बीवियां हैं, 6 बच्चे हैं। उनका ख्याल रखिए, नुकसान दोनों तरफ होगा। और हाँ, भोजन जरूर करके जाना। सर ये एक पुलिस एक्शन है। जेएल चौधरी की टीम दिल्ली से सोलापुर होते हुए आएगी और ये है रुद्र की टीम मद्रास से वेसवाड़ा, शिवदत्त की टीम जमशेदपुर से आदिलाबाद होते हुए और डीएस थार की टीम बॉम्बे रेजिमेंट से औरंगाबाद पहुंचेगी। मैं हैदराबाद की जनता को निजाम के अत्याचार से पूरी तरह मुक्ति दिलाना चाहता हूं। मुक्ति। ये काफिर हिंदुस्तानी हमारी इस्लामिक हुकूमत को इस जमीन से निस्तानाबूद करना चाहते हैं। हमारी रियासत पर कोई हक भी उठाएगा तो उसे खत्म कर देना चाहिए। यही हमारे मजहब में लिखा है। अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए उठी हुई तलवारें कभी झुकनी नहीं चाहिए। भारत की सेना का मुकाबला करके उन्हें मार मार के दिल्ली तक दौड़ाएंगे। अब हैदराबाद को इस्लामिक मुल्क बनाएंगे। कश्मीर से लेके अरब सागर तक, सिंधु घाटी से असम तक इस्लाम का परचम लहराएगा। इस जमीन पर जहां तक नजर जाएगी सिर्फ अल्लाह के बंदे ही नजर आएंगे और सिर्फ इस्लाम ही रहेगा। गाय को, सूअर को, भेड़ को, सांप को पूजने वाले हम काफिरों को यहां से मार भगाना होगा। हम लाल किले पर इस्लामिक झंडा फहराएंगे। भारत के नजदीक सजावट तुर्किस्तान, उस्मानिस्तान, अरबिस्तान बनाएंगे। बंगाल की खाड़ी का पानी हमारे निजाम के पैरों को छूना चाहिए। जानते हो हमारी कौम के लिए जिन्ना ने निजाम से क्या वादा किया था कि हैदराबाद को तुर्किस्तान में बदलने के लिए हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन इस हालात में वहां मिलिट्री भेजना मुनासिब नहीं है सर। तो हम वो प्लान करेंगे, दिल्ली और अहमदाबाद जैसे शहरों में बमों की ऐसी बौछार करो कि हिंदुस्तान दहने जाए, हिंदुस्तान की शांति तहस नहस हो जाए। तू यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। जिधर से आया उधर लौट जा। रास्ता छोड़, नहीं तो जान से मार दूंगा। मारेगा मुझे? मार ना। मुझे मारकर तू वापस जिंदा चला जाएगा। साहब, जनता गुस्से में है। इस वक्त मुझे झगड़ा बोलना ठीक नहीं। भारतीय सेना हैदराबाद ना पहुंचे ये देखना होगा। पहले जाके हम गैरा डैम को उड़ा देंगे।
गोवा की ओर भाग गई। लेकिन दिल्लियों पर तो कह रहे थे निजाम की सेना ने हिंदुस्तान के सैनिकों को गोवा तक खदेड़ दिया। पर वो तो अफवाह कायम करने के लिए हमने किया था ताकि निजाम साहब कमजोर ना पड़े, आवाम भी डरी रहे और कोई बगावत ना हो। पर हमने तो आपकी अफवाह को सच मान लिया। तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है वजीर आज़म, आप अपनी फौज भेजिए, दिल्ली और अहमदाबाद पर पहुंची। अपना ठीकरा हमारे सिर पर मत पड़िए लायक साहब, ऐसे भी हमारे पास सिर्फ 2 ही जहाज है। अगर हमने इस मामले में आपका साथ दिया तो कश्मीर भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। अगर आप चाहें तो आप और आपके निजाम अपनी तशरीफ पाकिस्तान ला सकते हैं, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। You're exalted Highness. भारतीय सेना हैदराबाद संस्थान के चारों तरफ जो रजाकारों निजाम की फौज थी उनको हराकर सिकंदराबाद के पोलो ग्राउंड तक पहुंच गई है। दिल्ली से पुलिस कार्रवाई शुरू होकर अब यह ऑपरेशन पोलो में बदल गई है। पानी सर से ऊपर उठ गया है हुजूर। We can't do anything anymore. मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सिटी कर्नल के साथ हमें भी कराची भेजने का इंतजाम करा दें। उसको जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगा मैं पाकिस्तान को इस बात के लिए राजी कर दूंगा कि वो तुरंत हिंदुस्तान पर हमला कर दे। Yes, sir. Rosby did illegal activities. He created squirrels between Hyderabad and India. If we support such person, we don't have answer for United Nations. You don't take him anywhere, okay? Yes, sir. हमने इस्लाम के नाम पर जो इतने दिनों हुकूमत की उसी को हथियार बनाकर इस्तेमाल करना होगा।
पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को पैगाम भेज दिया है कि आपने अपनी मिनिस्ट्रियल काउंसिल की रजामंदी से इस्तीफा दे दिया है। एल एड्रोस को इसलिए बुलाया गया है ताकि नए वजीर आजम का चुनाव हो सके। जिस दिन हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल राजा जी ने हमें पैगाम भेजा उस दिन इस्तीफा दे दिया होता तो आज हालात इतने खराब नहीं होते। एक और अहम बात, हमें हमारे सारे सीक्रेट दस्तावेज और खतों को फौरन जला देना चाहिए क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं। अभी हम ठीक से कायदे आदम जिन्ना साहब की मौत का मातम मना भी नहीं पाए थे और उन्हें लगता है कि वो इस बात का फायदा उठाकर हमारे गले पर चुनी रख देंगे और हम चुप रहेंगे। उनका मंसूबा हिंदुस्तान को इकट्ठा करना नहीं है बल्कि इस्लाम को मिटाना। अगर आज भी हम खामोश खड़े अपने यकीन और अपने इस्लाम के लिए नहीं लड़े तो कयामत के दिन क्या हम दिखाएंगे अपने गाजियों को जो अपने मजहब के लिए शहीद हुए। हमें किरदार करना होगा जो रहती दुनिया तक सबको याद रहे। इस जुम्मे को इन काफिरों पर कहर बनकर लाना है। ये आदमी हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है, समझे? चलो।
और लाइट जैसे नूबी पर भरोसा किया और धोखा खाया। आपकी बहादुरी ने हैदराबाद को दुनिया की सबसे नायाब रियासतों में शुमार किया और मेरी हार में असफ जाही रियासत के वकार पे धूप बिखेर दी। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे अजीज लोगों, हमने भारत के सदर गवर्नर जनरल राजगोपालाचार्य को इत्तला करा दिया है कि हम जमहूरियत की सलामती व मुस्तकबिल के लिए हुकूमत छोड़ रहे हैं। साथ ही हैदराबाद का विलय हिंदुस्तान में करने और रजाकारों पर पाबंदी लगाने की गुजारिश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद की आवाम अमन सुकून कायम रखे और जात पात मजहब को दरकिनार कर एक मुकम्मल हिंदुस्तान की गवाह बनी। आज आप सबको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही कि अब हैदराबाद भारत का हिस्सा बन चुका है और मैं ये नहीं चाहूंगा कि आइंदा से पाकिस्तान हमारे देश के मामलों में दखल दे। यही हमारी इच्छा है।